नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भगवान एलमा में आप सभी का बीके करियर एकेडमी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। यहाँ ये मंच है कि जहां हम सभी दर्शकों को हमारा करियर कैसे ढूंढना चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए और शिक्षा में करियर क्या होना चाहिए, इसके लिए आज का पॉडकास्ट है। आज के पॉडकास्ट में हमने एक विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिनका नाम है डॉक्टर सुप्रिया सिंह गुप्ता, जिनके पास 20 साल का तजुर्बा है एजुकेशन और करियर को लेके। उनका सब्जेक्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या करियर होना चाहिए और उसके साथ साथ हम हर एक क्षेत्र में कैसे पढ़ाव ला सकते हैं और कहाँ कहाँ हम पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आज का विषय है। आज का ये विषय शिक्षा और करियर में सही शिक्षा सही जीवन कैसा देती है और हम सही करियर कैसे चुनते हैं, इसके लिए आज का विषय है। सो बीके करियर एकेडमी का मकसद है मैडम कि बच्चों को यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग को लेके और बहुत जगह पे हमारा करियर है तो वो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं बीके करियर एकेडमी पॉडकास्ट शिक्षा और करियर के विषय को लेके। तो मैडम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका शैक्षणिक करियर कैसे बना और आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। मैंने जो सारी स्कूलिंग है मेरी वो दिल्ली में ही हुई है, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है एमफिल है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड माय हस्बैंड गॉट ट्रांसफर्ड हेयर नासिक में। तो नासिक में आने के बाद मैंने पीएचडी एसपीपीयू से करी है, और 2007 से ही मैं गोखले एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ लेक्चरर देयर। एज अ एजुकेशन एंड करियर, आपको इसमें कौन से चीज़ों का सामना करके आप इधर पहुँचे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस यू सफर्ड व्हाइल टेकिंग एजुकेशन? मीन्स आपके कोई ट्रांसफ़र होते हुए कॉलेज चेंज करते हैं, तो इसको लेके आपको क्या दिक्कतें आई? चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो ये था कि मैंने पीएचडी ज्वाइन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और मेरा जो वर्क था वो ट्यूबरकुलोसिस पे था। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे मेरा काम था, और उसी टाइम पे मेरी शादी भी हुई और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी नासिक में हुआ। तो नासिक में ट्रांसफ़र की वजह से मतलब घर वालों को सबको ये लग रहा था कि नहीं, साथ में रहना चाहिए, तो छोड़ दो, पीएचडी बहुत लंबा टाइम है, 5 साल लगेंगे कम से कम। तो थोड़ा टाइम मैं रुकी वहाँ पे, पर फिर समझा कि हाँ पीएचडी को बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ से छोड़कर मैं नासिक में आई। बट मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरे इन-लॉज का भी सपोर्ट अच्छा था। यहाँ पे हमने जॉब ढूंढी पहले, बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर ऑल्सो। मतलब दिल्ली में पीएचडी के साथ साथ मैं पढ़ा भी रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आके जॉब देखी, परमानेंट जॉब मिली, उसके बाद मैंने पीएचडी कंटिन्यू करी। तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड तीनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा इस चीज़ में मुझे। बहुत बढ़िया। आपके इस इंफॉर्मेशन से मेरे को और एक क्वेश्चन आया कि हाँ आप जी। व्हेन वी हैव डन द पीएचडी, हाँ। सो आफ्टर योर रिसर्च व्हाट बेनिफिट गोस टू द पब्लिक और इन योर ओन सब्जेक्ट्स फॉर द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव डन इन द पीएचडी? पीएचडी में जो मेरा काम था वो पेस्टिसाइड्स के ऊपर था। तो हमको मालूम है कि जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज़ होते हैं, और महाराष्ट्र में कॉटन का सबसे ज़्यादा है कल्चरिंग, जो कल्टीवेशन है। तो इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बहुत यूज़ होते हैं जो कि बहुत पॉइजनस हैं। तो जो हैंडलर्स होते हैं या जो स्प्रे करते हैं लोग ना, उनको खुद को भी काफ़ी तकलीफ होती है इससे। तो मेरा जो वर्क था वो कॉटन का एक इंसेक्ट होता है, रेड कॉटन बग पेस्ट है, उसके अगेंस्ट हमने पेस्टिसाइड ढूंढा था जो कि नेचुरल है और बायोडिग्रेडेबल है वो। तो वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब वो लाइट सेंसिटिव है, तो 33 आवर्स से ज़्यादा वो रहता नहीं है फील्ड में। इकोनॉमिकल भी है, तो हर तरीके से वो अच्छा है। ये सोसाइटी को बेनिफिट है इसका। बच्चों को बेनिफिट ये रहता है कि अगर जो पीएचडी में सिर्फ हम ये नहीं सीखते हैं कि जो हमारा काम है उसके बारे में नहीं सीखते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, फेलियर्स को कैसे डील करना है वो सीखते हैं, फेलियर के बाद अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस विच वी कैन एक्सप्लोर। बहुत सारी लर्निंग होती है हमारी, और जब हम उस प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आगे। तो ये एक लर्निंग रहती है। राइट, वेरी नाइस। मैडम, हम अभी शिक्षा और करियर के बारे में बात करने को शुरू करते हैं। शिक्षा के बारे में आज के समय में शिक्षा का स्वरूप पहले की तुलना में कैसे बदल गया है? पहले जो एजुकेशन थी वो जनरली इट वाज थ्योरेटिकल, राइट, थ्योरेटिकल थी, क्लासरूम बेस्ड थी। अभी जो है, अभी फोकस है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे।
जैसे कि मैंने पहले भी ये बात करी थी कि 15% इज योर हार्ड स्किल एंड 85% इज योर सॉफ्ट स्किल विच डिटरमिन्स योर सक्सेस। तो 85% को हम पहले बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे थे एंड वी वर ओनली फोकसिंग ऑन दी 15%। तो अब जो आ रहा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया है, सॉफ्ट स्किल पे उतना ही फोकस किया है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंट्रोड्यूस करे उन्होंने। एआई है, कोडिंग है, हमें मालूम है कि आगे फ्यूचर ये है, तो एआई और कोडिंग अभी शुरू से स्कूल से उनको सिखाया जा रहा है। अभी एआई इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्न करते हैं बच्चे बहुत सारी चीजें। तो काफी कुछ चेंज आया है, बहुत डायनेमिक हो गई है पढ़ाई भी, और बच्चे भी डायनेमिक हो गए उतने ही। Right, we have to compare with other Western countries also how we can initiative into the skill अब जैसे based चाइना वगैरह में थर्ड फोर्थ तक के standards बच्चे को हाँ एआई right, सिखाते हैं। right. हाँ, तो वी हैव टू कम्पीट इन दैट So ग्लोबल लेवल ना। as far as concerned skill based we have to take into the initiative। बिल्कुल सही। अभी ये स्टूडेंट्स को लेके किस उम्र में उन्होंने शिक्षा और करियर को लेके सोचना चाहिए और करियर बनाना हाँ चाहिए? देखिए, वैसे अगर सोचा जाए तो देर इज नो राइट एज फॉर दैट। हाँ, आप किसी भी एज पे अपना करियर चेंज कर सकते हैं, या आप उसमें और इम्प्रूवमेंट या और कर सकते हैं। बट एक्चुअल जो एज है जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज अराउंड 13 to 15। 13 to 15 में बच्चे ने एटलीस्ट ये थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए, सेल्फ इवेल्युएशन होनी चाहिए कि क्या करना है आगे, किस फील्ड, क्या आपके इंटरेस्ट हैं। और काउंसलिंग इज हैज ऑल्सो अ बिग रोल इन दैट। तो उस एज पे बच्चे को थोड़ा काउंसिल करना चाहिए। हम अगर कर सकते हैं एज अ पेरेंट, हमने करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे काउंसिल कराना चाहिए ताकि वो उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें एटलीस्ट। थैंक यू मैडम। हमने अभी शिक्षा देखा, शिक्षा को लेके करियर हमने पता करना चाहिए। सो हाँ जी। सही करियर चुनते समय किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और वो करियर हासिल करना चाहिए? जब हम करियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। एक तो रहता है अपना इंटरेस्ट, पैशन क्या है हमारा। दूसरा रहता है फाइनेंशियल सपोर्ट कितना रहेगा, स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। तो दोनों चीज़ें जो है वो कई बार ये होता है कि हमने सिर्फ अगर इंटरेस्ट अगर देखा तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है कई बार। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमने कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी मिलेगी और जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो कितने मिलेंगे उसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। पैसा और पैशन, इन दोनों को सोचते हुए किसको प्रायोरिटी देना चाहिए फिलहाल जब बच्चे पढ़ते हैं तो? जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो उनका पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका पैशन क्या है, राइट। तो वहाँ से ये शुरुआत होती है सिर्फ। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो दे कैन होन देयर पैशन। तब उनको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कई बार क्या होता है, हम अपने पैशन को परस्यू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती लेकिन आगे, तो दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कई बार हम पैसे को वैल्यू देते हैं तो पैसा तो मिलता है जॉब में, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। तो इट हैज टू बी ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो आप अपने जो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है, जो आपके लाइफस्टाइल को मैच करेगा, ऐसा आपने सोच के चलना चाहिए। और जो पैशन है, पैशन यू कैन परस्यू एज अ सेकेंडरी लाइन। तो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन यू कैन ऑलवेज परस्यू योर पैशन। थैंक यू मैडम। अभी करियर और शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को अभी तक जो पता चला है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी होती है, चैलेंजेस भी होता है। तो हम उसको कैसे टैकल करें शिक्षा प्राप्त करते समय या करियर बनाते समय? आपको कौन सी चुनौतियाँ आपको आई है या बच्चे अभी सफ़र कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस? मुझे जो पर्सनली आई वो पहले भी हमने हाँ, डिस्कस किया पीएचडी कि कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसफ़र हुआ इधर। तो मेरा जो सब्जेक्ट था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो यहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। तो मेरा उस टाइम पे काफ़ी गैप गया, मतलब 8 साल के बाद मैंने वापस पीएचडी जॉइन करी है, क्योंकि बच्चा भी छोटा था। और जब पीएचडी जॉइन करी तो बच्चा छोटा था मेरा, 2.5 साल का था सिर्फ। तो 2.5 साल का बच्चा मैनेज करना, आपकी जॉब मैनेज करना, उसके साथ पीएचडी मैनेज करना, इट वाज डिफिकल्ट। बट माय गाइड वाज वेरी सपोर्टिव। तो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही, आपकी चाहे वो फैमिली हो, चाहे वर्क प्लेस में कोई लोग हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम रहता है तो हमेशा अच्छा रहता है। बच्चों को भी ऐसे ही चैलेंजेस आते हैं कई बार। अब जैसे रिसेंटली एक बच्ची है हमारी, हर मदर पास्ट अवे लास्ट ईयर, उसके फादर का भी एक्सीडेंट हुआ, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस।
तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं बच्चों के पास, कभी इमोशनल क्राइसिस होते हैं, क्योंकि वो भी एज भी टेंडर एज रहती है बच्चों की, तो पीयर प्रेशर बहुत रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दे कैन नॉट शेयर थिंग्स। तो वो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं जो हम अपने लेवल पे कोशिश करते हैं सॉर्ट आउट करने की, बिकॉज वी बिहेव एज अ मेंटर। हम टीचर की तरह वहां पे नहीं रहते, और बच्चों को भी अपने यही समझाते हैं कि वी आर योर मेंटर्स, यू कैन कम एंड डिस्कस एनीथिंग विद अस। अभी एज फार एज कंसर्न अर्बन एरिया को लेके हम्म बच्चों को शिक्षा और करियर दोनों भी जल्दी से मिलते हैं, हम्म लेकिन ग्रामीण बच्चों को लेके, ग्रामीण विद्यार्थियों को लेके उनको बहुत कठिनाई आती है। हम शिक्षा कैसे ढूंढे, करियर कैसे ढूंढे, इसके बारे में रूरल एरिया को हम बूस्ट करते हुए क्या बोल सकते हैं कि हाउ कैन वी बूस्ट एजुकेशन एंड करियर फॉर रूरल स्टूडेंट्स? रूरल स्टूडेंट्स के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे एनएसएस के कैंप्स वगैरह होते हैं रूरल एरिया में, तो वहाँ भी हमारे बच्चे जो जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जाते हैं, वो भी वहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, राइट। वो भी उनको मोटिवेट करते हैं थोड़ा, कि जैसे आसपास के नासिक के जो ऐसे रूरल एरियाज हैं, वहाँ से आते हैं बच्चे हमारे पास, वो मोटिवेट होते हैं, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, राइट, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट ज़्यादा लगता है। उनको लैंग्वेज बैरियर होता है, थोड़ा सा थोड़ा हेजिटेट करते हैं वो बच्चे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं उन बच्चों को, दे हैव टू ट्रैवल ऑल्सो, बहुत दूर से आते हैं वो बच्चे, तो मनी भी एक इशू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम कोशिश करते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट की। राइट, थैंक यू मैडम। अभी भविष्य भविष्य में कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए? अभी आज को लेके ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि एआई है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, आईटी है, हेल्थ केयर है, जैसा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कैसे करना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या रोल आएगा, जैसे कि वो कराए करियर बना सकती है। ये दोनों क्वेश्चन का एक इंटीग्रेटेड आंसर मिला तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि एवरी सम स्टूडेंट्स आर देयर कि दे आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी व्हाइल दे आर टेकिंग एनी एजुकेशन। यूपीएससी के लिए करते हैं हाँ, बच्चे प्रिपेयर। यूपीएससी है, एमपीएससी है, बैंकिंग है। कोई बोलता है आई एम इन द फर्स्ट ईयर, देन आई विल स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर एन आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई कोई आईटी करते हुए भी सोचते हैं, कोई एमबीबीएस भी हमने देखे हैं कि वो एमबीबीएस कर हाँ, रहे हैं, जाते हैं लेकिन ना आफ्टर बिल्कुल। एमबीबीएस दे विलिंग टू गो इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जाते हैं बच्चे। सो उसको लेके आपका क्या राय है, बच्चों को लेके कैसे करना चाहिए? जो बच्चे, जैसे मैंने देखे हैं कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो होते हैं कि सिर्फ पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या बेसिक साइंसेज है, या आर्ट्स वाले फील्ड है, सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, देन दे टेक अ ब्रेक एंड देन दे प्रिपेयर फॉर सिविल्स। मेरे हिसाब से सिविल्स जो है वो ओवरऑल नॉलेज आपकी टेस्ट करती है, जो सिविल सर्विसेज है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज के लिए ये सिविल सर्विसेज हैं या चाहे और कोई भी एग्जाम्स है, बैंकिंग के हैं या जो भी हैं, बच्चों ने जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, एट दैट टाइम दे शुड फिक्स देयर एम। अब जैसे हमारे बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे, प्लेन ग्रेजुएशन इज नॉट गोइंग टू फेच एनी जॉब। ये तो अभी कॉमन प्रैक्टिस है कि प्लेन ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। तो बच्चे बहुत सारे प्रिपरेशन इस माइंडसेट से आते हैं कि हाँ प्रिपेयर करेंगे, करेंगे नहीं, इट हैज टू बी राइट फ्रॉम द डे वन से फिक्स्ड होना चाहिए कि यूपीएससी के लिए जाना है, कि बैंकिंग के लिए जाना है, या किसी भी फील्ड में जाना है, उनको एमबीए करना है, जो भी करना है, वो राइट फ्रॉम द डे वन दे शुड हैव इन देयर माइंड, एंड along with the graduation they can continue with that. राइट मैडम, आपके इस सलाह को लेके या गाइडेंस को लेके मेरे पास तीन चीज़ों को हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आपके पास फाइनल ट्रूथ क्या है, भाई यू आर टेकिंग एजुकेशन, व्हाट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड व्हाट इज योर फाइनल गोल, then you can prepare taking any degree for any competitive examination. हाँ, So जैसे इसके लिए मैं ये बोलती हूँ बच्चों को कि मैं पूछती हूँ एम क्या है, तो बच्चे बोलते हैं एम है हमारा कि हमको ग्रेजुएशन करनी है। मैं कहती ग्रेजुएशन इज नॉट योर एम, राइट। एम होता है आपका डेस्टिनेशन। Right. आपको बॉम्बे जाना है, पुणे जाना है, आप ये डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करोगे आपको रोड कौन सी लेनी है, right, राइट। आपने रोड ली दूसरी और आपको जाना दूसरी जगह है, तो इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर exactly, पर्पस, exactly, राइट। आपका टाइम वेस्ट है इस चीज में। तो फिक्स योर एम फर्स्ट, क्या करना है, उसके लिए रूट्स अलग हो सकते हैं। बॉम्बे जाना है, देयर आर डिफरेंट रूट्स टू अप्रोच बॉम्बे, exactly. तो आप वो फिक्स करो पहले, वो क्या है, एम क्या है आपका, एंड देन स्टार्ट वर्किंग राइट फॉर इट। राइट, उसको लेके हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं कि आपको ये तीन चीज़ों का मीनिंग और आंसर पता चला तो एवरीवन कैन गेट अ सक्सेस इन देयर गोल, वट एवर गोल दे हैव डिफाइंड।
तो अभी मार्गदर्शन और सलाह को लेके ये युवा है और ये पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स है, उनको आप क्या सलाह दे सकते हैं? एक महत्वपूर्ण कि जो जो जिन्हें जैसे कि बच्चे उनके फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं। एक तो एम फिक्स करना चाहिए जी। शुरू से ही टाइमली। दूसरा, इट हैज़ टू बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस लर्निंग, राइट? कॉन्टिन्यूस लर्निंग के साथ साथ उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि हमारे बच्चे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं पर उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है, जॉब्स नहीं मिलती हैं उनको, राइट। राइट? दूसरा है कि उनको स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? तो जो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, दे कैन यूटिलाइज दोज थिंग्स एंड दे कैन स्किल देयर पर्सनालिटी एज पर दैट। वेरी नाइस मैम। एक लगातार सीखना, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जरूरी है क्या? है तो क्यों जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है जी। लाइफ इज़ ऑलवेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट? हम हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। और बच्चों को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज डायनेमिक है अभी जो सिस्टम है, राइट? कॉन्टिन्यूसली नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, एंड वी हैव टू कम्पीट विद ऑल दिस। वी हैव टू कम्पीट एट अ ग्लोबल लेवल नाउ। तो ग्लोबल लेवल पे अगर कम्पीट करना है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा राइट। हमेशा। थैंक यू मैडम। अभी हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आपके लिए सफल करियर की परिभाषा क्या है? सक्सेसफुल सक्सेस करियर। की सक्सेस, आई always assess success with the level of satisfaction, right? satisfaction, mental satisfaction हो सकता है, emotional satisfaction हो सकता है, और financial satisfaction हो सकता है। ये तीनों चीज़ें अगर satisfied है तो you are successful enough। राइट। थैंक यू मैडम। कुछ ऐसा संदेश है आपके पास कि जो हमारे जो श्रोते हैं उनको हम दे सकते हैं और उसको एक करियर एज अ करियर देख सकते हैं, जैसे कि एक लाइन में एक आपका संदेश आपकी तरफ से क्या जाएगा? देखिए, करियर तो हर बच्चा अलग चूज करता है, राइट? देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन टुडेज टाइम। सो आई वुड से, इफ यू बिलीव यू कैन, देन यू आर ऑलरेडी हाफ वे टू द सक्सेस। ओके, थैंक यू मैडम। आज हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया सिंह गुप्ता आए, जिन्होंने शिक्षा और करियर कैसे है ये बहुत अच्छे तरीके से बताया। बच्चों को ये ढूंढने में बहुत इजी होगा शिक्षा के साथ हम कैसे करियर बने। तो मैडम आपकी बहुत आभारी हूँ, एक बीके करियर एकेडमी, बीके ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से और मेरे होल परिवार की तरफ से आभार मानता हूँ। और आज के दिन रुकता हूँ। थैंक यू सर।